CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। अध्याय 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियां। पृष्ठ संख्या 157। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। कबीर। जिस प्रकार से सूप द्वारा अनाज रख भूसे को उड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति गुणों को धारण कर दोषों का परित्याग करते हैं। कबीर। मल्ली और उसकी बहन वल्ली अपनी गर्मी की छुट्टियों को लेकर उत्साहित है। उनके माता पिता ने भारत के विभिन्न भागों में रह रहे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने की योजना बनाई है। वे सदैव अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं। क्या आप भी अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हैं? उनका पहला पड़ाव हरियाणा है, जहाँ मल्ली और वल्ली की नानी जी का घर है। उनका घर बड़े बड़े खेतों से घिरा हुआ है। वे आंगन में जमा विभिन्न प्रकार के अनाजों की ढेरियां देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी मामी जी और मामा जी समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ अपने हाथों से चावल और गेहूं जैसे अनाजों से छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने में व्यस्त हैं। मल्ली और वल्ली ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उनकी नानी जी उनकी जिज्ञासा देखकर समझाती हैं, हम इन कंकड़ों को इसलिए निकाल रहे हैं कि ये अनाज पकाने योग्य हो सकें। पृष्ठ के निचले भाग में इस चित्र में मल्ली और वल्ली की नानी जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ घर के आंगन में बैठे अनाज में से कंकड़ बाहर निकाल रहे हैं। वे घर के आसपास के क्षेत्र में घूमते हैं और खेतों तथा मवेशियों का ख्याल रखते हैं। उन्हें व्यस्त रखने के लिए नानी जी उन्हें आंखें बंद करके अनाज से छोटे कंकड़ चुनने की चुनौती देती हैं। पृष्ठ संख्या 158। किसी ठोस मिश्रण, वो पदार्थ जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि गेहूं और चावल में से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। ये कणों के आकार, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। यदि पृथक किए जाने वाले कण कम मात्रा में हों और सहजता से उठाए जा सकते हों, तो हाथ से छांटना एक सुविधाजनक विधि सिद्ध हो सकती है। दोपहर के खाने में मल्ली और वल्ली को गर्मा गर्म पुलाव परोसा जाता है। पुलाव खाते समय नानी जी देखती हैं कि मल्ली पुलाव में से साबुत काली मिर्च निकालकर प्लेट के किनारे रख रहा है। चित्र 9.1। वल्ली मजाक में कहती है, वाह, यही हाथ से चयन करने की विधि है, अच्छी है ना? नानी जी उन्हें काली मिर्च के लाभ बताती हैं और मल्ली को इसे भी खाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस पृष्ठ के मध्य भाग में बाईं ओर मल्ली और वल्ली बैठे खाना खा रहे हैं। कुछ समय पश्चात उनके मामा जी उन्हें खेतों में ले जाते हैं, जहां वे काटे गए गेहूं की पूलों के गट्ठरों का अवलोकन करते हैं। कुछ पूलों को धूप में सुखाने के लिए फैलाया गया है। दोनों एक एक पूला उठाते हैं और उसमें लगे अनगिनत दाने देखते हैं। कुछ किसान पूलों को एक बड़े लकड़ी के लट्ठे पर पीट रहे हैं। जिज्ञासावश वल्ली मामा जी से पूछती है, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मामा जी समझाते हैं, वे दाने पृथक करने के लिए पूलों को पीट रहे हैं। चित्र 9.2। पूलों से दाने पृथक करने की ये प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। किसान कड़ी मेहनत करते हुए अपने काम का आनंद लेते हैं। समय समय पर वे अपने काम के साथ लय में लोक गीत भी गाते हैं। अनाज के अलग किए गए दाने भूसे की ढेरियों में मिल जाते हैं। वल्ली फुसफुसाते हुए मल्ली से कहती है, क्या किसान इतनी सारी भूसी में से अनाज निकालने के लिए उसे हाथ से छांटेंगे? वो सोचती है, किसानों को इन्हें अलग करने में कितना समय लगेगा? आइए वल्ली द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए एक क्रियाकलाप करें। इस पृष्ठ के मध्य भाग में चित्र 9.1 में हस्तचयन का उदाहरण है और चित्र 9.2 जो कि ठीक इस चित्र के नीचे है, वो थ्रेशिंग का एक उदाहरण है। सीखें और आनंद लें। इस चित्र में दो महिलाएं बारी बारी से पूलों को लकड़ी के एक गट्ठे पर पीट रही हैं, जिससे पूलों से दाने पृथक होने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इसी प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। सीखें और आनंद लें। अपने क्षेत्र के लोक गीत खोजें
और अपने मित्रों के साथ गाकर आनंद लें। पृष्ठ संख्या 159। क्रियाकलाप 9.1। आइए खोजें। बिंदु 1। मुट्ठी भर भुनी हुई मूंगफली के दाने लें और उन्हें अपनी हथेलियों के बीच रगड़ें। क्या होता है? बिंदु 2। क्या मूंगफली के दानों से छिलके पृथक करना संभव है? बिंदु 3। अब इसमें फूंक मारें। आप क्या देखते हैं? हटाए गए मूंगफली के छिलके और मूंगफली के दानों में से कौन सा भाग उड़ जाता है? आपने ये जाना होगा कि फूंक मारने से भारी भाग से हल्के भाग अलग हो जाते हैं। आपके विचार में किसान इतनी सारी भूसी से अनाज कैसे अलग करते हैं? पारंपरिक रूप से किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को अलग अलग करने के लिए सूप, बांस से निर्मित एक पात्र का उपयोग किया जाता है। चित्र 9.3। ये चित्र बांस के सूपों के अलग अलग रूपों को दर्शा रहा है। अगले दिन उनके नाना जी उन्हें ये प्रक्रिया दिखाने के लिए खेतों में ले जाते हैं। मल्ली और वल्ली को ज्ञात होता है कि खेत में एक किसान ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। किसान उस सूप को, जिसमें थ्रेश किए गए गेहूं के दाने हैं, वायु की दिशा में हिला रहा है। चित्र 9.4। चित्र 9.4 से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या गेहूं के दाने और भूसी दोनों अवयव एक ही स्थान पर गिरते हैं? गेहूं के दाने और भूसी में से कौन सा अवयव उड़कर दूर चला जाता है? क्या पवन दो अवयवों को पृथक कर सकती है? इस पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 9.4 में ओसाई विनोइंग का उदाहरण दर्शाया गया है, जिसमें एक किसान ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होकर गेहूं के दानों को वायु की दिशा में हिला रहा है। इससे भूसे को अनाज से पृथक या अलग होता हुआ दर्शाया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 160। मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की ये विधि ओसाई विनोइंग कहलाती है। क्या आपने अपने घर पर इस प्रकार की प्रक्रिया होते हुए देखी है? और भी जानें। तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप थ्रेशर नामक थ्रेशिंग मशीनें निर्मित की गई हैं। इन मशीनों का उपयोग पूलों से भूसी और अनाज के दानों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये मशीनें थ्रेशिंग और ओसाई दोनों कार्य एक साथ करती हैं। अगले दिन मल्ली और वल्ली अपने पिताजी के मित्र घनश्याम भाई से मिलने के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। वल्ली अपने मामी जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने का अनुरोध करती है। वल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी अलग नहीं कर पा रही है। आप उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? वल्ली: क्या मैं गेहूं का आटा गूंथने में आपकी सहायता करूं? मामी जी: आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना होता है। वल्ली: हम इसे कैसे करते हैं? मामी जी: हम इसके लिए चालनी का प्रयोग करते हैं। चालन से आटे के बारीक कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जैसा कि चित्र 9.5 में दर्शाया गया है। बड़े कण जैसे चोकर और छोटे कण चालनी में रह जाते हैं। ध्यान से चालनी का अवलोकन करें। क्या चालनी के सभी छिद्र एक ही आकार के हैं? यदि चालनी में छिद्र पदार्थों से बड़े हों, तो क्या छानना प्रक्रिया काम करेगी? चालनी से गुजरने वाले कणों और चालनी पर रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर होता है? जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न होते हैं, तब चालन की विधि का उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी निर्माण स्थलों पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए चालनी का उपयोग होते देखा है? इस पृष्ठ के मध्य भाग में बाईं ओर चित्र 9.5 चालन की खूबसूरत विधि को दर्शा रहा है। पृष्ठ संख्या 161। अहमदाबाद पहुंचने पर वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं, जहां वे नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं। करने के लिए कुछ और। साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है? दांडी यात्रा का एक पोस्टर बनाएं और चर्चा करें कि इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया था। मल्ली पूछता है, नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र जल से। घनश्याम भाई उत्तर देते हैं, समुद्री जल पानी में घुले विभिन्न लवणों एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण है। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल
उथले गड्ढों में रखा जाता है, जहां ये धूप और हवा के संपर्क में आता है। कुछ दिनों में जल पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है और ठोस नमक शेष रह जाता है। चित्र 9.6। फिर लवण के इस मिश्रण को शोधित कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में दाईं ओर समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि को दर्शाया गया है। करने के लिए कुछ और भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगाएं जिनमें साधारण नमक पाया जाता है। इसका एक स्रोत राजस्थान में सांभर झील है। आइए हम स्वयं क्रियाकलाप करके पता लगाएं कि नमक के विलयन से नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। क्रियाकलाप 9.2। आइए अवलोकन और रचनात्मक बने। बिंदु 1। एक कटोरी या कोई भी पात्र लें और उसे जल से आधा भरें। बिंदु 2। उसमें 2 से 3 चम्मच नमक डालें और तब तक हिलाते रहें जब तक वो घुलकर विलयन न बना ले। बिंदु 3। एक काले या गहरे रंग का मोटा कागज का टुकड़ा लें और उस पर नमक के इस विलयन की कुछ बूंदें डालें। चित्र 9.7 क। पृष्ठ संख्या 162। बिंदु 4। आप इस नमक के विलयन से कागज पर अपने पसंद की कोई भी कलाकृति बना सकते हैं। बिंदु 5। इसे सूखने दें और अवलोकन करें। चित्र 9.7 ख और चित्र 9.7 ग। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में चित्र 9.7 में मोटे काले कागज पर फैली हुई नमक के विलयन की बूंदें दी गई हैं। चित्र क में नमक सूखने से पहले कैसा लगता है वो दिया गया है। चित्र ख में सूखने के बाद नमक की शक्ल कैसी हो जाती है और चित्र ग में उसी नमक की कलाकृति बनी हुई कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या आपने कभी गर्मियों के समय गहरे रंग के कपड़ों पर सफेद धब्बे देखे हैं? ये धब्बे कैसे बनते हैं? आपको क्या लगता है कि कागज पर क्या बचा है? कागज छूकर आप नमक की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। पानी कहाँ लुप्त हो गया? जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा नामक अध्याय का स्मरण करें। आइए उत्तर प्राप्त करने के लिए आगे जांच करें। क्या आप जानते हैं समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्रायः इन सामग्रियों जैसे विभिन्न औषधीय पौधों की जड़ों, पत्तियों, फूलों या बीजों को छाया में सुखाते हैं। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहता है। क्रियाकलाप 9.3। आइए जांच करें। ये क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिंदु 1। एक चीनी मिट्टी की डिश में कुछ नमक का विलयन जो क्रियाकलाप 9.2 में तैयार किया गया लें। यदि चीनी मिट्टी की डिश उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य उपयुक्त पात्र का उपयोग किया जा सकता है। इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर चित्र 9.8 दिया गया है, जिसमें चीनी मिट्टी की डिश में नमक के विलयन को गर्म किया जा रहा है। आप जांचें कि सबसे नीचे स्पिरिट लैंप रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर तार की जाली है और सबसे ऊपर चीनी मिट्टी की डिश के अंदर नमक रखा हुआ है। पृष्ठ संख्या 163। बिंदु 2। अब इसे गर्म करें और जल उबल कर उड़ जाने दें, जैसा कि चित्र 9.8 में दर्शाया गया है। बिंदु 3। चीनी मिट्टी की डिश को ठंडा होने दें। बिंदु 4। आप क्या देखते हैं? चीनी मिट्टी की डिश में क्या बचा है? चित्र 9.8 में दिया गया है, जैसा कि चित्र 9.8 में दिया गया है। क्या आपको नमक वापस प्राप्त हुआ? आप चीनी मिट्टी की डिश में नमक की उपस्थिति को अपनी उंगलियों से रगड़कर महसूस कर सकते हैं। सावधान! चीनी मिट्टी की डिश को गर्म करते समय सावधान रहें। चित्र का अवलोकन करें। क्या ये प्रश्न का उत्तर देता है? क्या आप इससे संबंधित प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं? इस पृष्ठ के मध्य भाग में बाईं ओर मल्ली एक महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे मैं नमक और पानी दोनों प्राप्त कर सकता हूँ? जी, अब समय आ गया है कि वे दक्षिण भारत के पुडुचेरी में रहने वाले अपने दादाजी और दादी जी से मिलने जाएं।
मल्ली और वल्ली अपने पुराने पड़ोसी मित्र बालन से मिलने के लिए उत्साहित हैं। पुडुचेरी पहुंचने के बाद वे पुराने समय की बातें याद करने लगते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई है और दादी जी की चाय का समय हो गया है। दादाजी, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। बच्चे, हम भी आपकी सहायता करेंगे, हम भी आपकी सहायता करेंगे। चाय बनाते समय दादाजी ने एक कप चाय बनाने के तरीके के बारे में कुछ सुझाव दिए। बालन, चाय बनाने के बाद आप चाय की पत्तियों को कैसे अलग करते हैं? दादाजी, स्पष्ट है, चालनी के द्वारा। आप जानते हैं कि यदि हमारे पास चालनी नहीं है तो भी हम अधिकांश चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हैं। वल्ली, वो कैसे? दादाजी, चाय वाले बर्तन पात्र को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दें और फिर चाय को धीरे धीरे कप में उड़ेलें। चित्र 9.9। वल्ली, अरे हाँ, और तब चाय की पत्तियां नीचे रह जाएंगी। ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को अवसादन, सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब बर्तन को तिरछा कर जल द्रव को हटाया जाता है तो ये प्रक्रिया निस्तारण, डिकेंटेशन कहलाती है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में दाईं ओर चित्र 9.9 में निस्तारण का एक उदाहरण दिया गया है। इस चित्र में चाय बनाने वाले बर्तन में से चाय को कप के अंदर छाना जा रहा है, वो भी बिना चालनी के। आपको ज्ञात हो रहा होगा कि जब थोड़ी देर तक हम चाय का बर्तन चाय समेत रख देते हैं तो उसमें चाय की पत्तियां बर्तन के तले में यानी नीचे आकर बैठ जाती हैं। इस तरह से जब हम चाय को कप के अंदर उड़ेलते हैं तो सिर्फ चाय ही कप के अंदर जाती है, चाय की पत्तियां चाय के बर्तन में ही रुक जाती हैं। इसी पृष्ठ के निचले भाग में मल्ली सोच रहा है, अच्छा, निस्तारण प्रक्रिया का उपयोग चावल और दालों को धोने और साफ करने में भी किया जाता है। जी, इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर मल्ली के चित्र के साथ ही चावलों को धोने की प्रक्रिया भी दर्शाई गई है और वो भी निस्तारण प्रक्रिया से ही धोए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 164। हमारे आसपास की सामग्री अध्याय में आपने पढ़ा कि तेल जल में मिश्रित नहीं होता है और कुछ समय तक बिना हिलाए रखने पर एक अलग परत बना लेता है। तेल और जल को पृथक करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? दादाजी, लेकिन फिर भी मेरे मुंह में चाय की कुछ पत्तियां आ सकती हैं क्योंकि निस्तारण की प्रक्रिया से पूरी तरह चाय की पत्तियां चाय से अलग नहीं होती हैं। बालन, अच्छा, इसका अर्थ ये है कि इसको अलग करने के लिए यह उपयुक्त विधि नहीं है। दादाजी, बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा बच्चों, अब चाय तैयार है। मल्ली ताक से चाय की चालनी उठाता है और अपने दादाजी को देता है। दादाजी, आइए, अब मैं चाय को इस चालनी से छानता हूँ। तुम देख सकते हो कि सारी चाय की पत्तियां चालनी में रह जाती हैं। चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने की इस प्रक्रिया को निस्यंदन, फिल्टर करना कहते हैं। बालन मल्ली से पूछता है कि क्या वो मटमैले जल के निस्यंदन के लिए चाय की चालनी का उपयोग कर सकता है? आओ, क्यों ना हम स्वयं करके इसका पता लगाएं। दादाजी, साथ ही मटमैले जल को कपड़े के एक टुकड़े से भी छानने का प्रयास कीजिए और अंतर देखिए। मल्ली, हमें कपड़े का टुकड़ा क्यों उपयोग करना चाहिए? दादाजी, कपड़े के टुकड़े की बुनाई में धागों के बीच छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। कपड़ों के इन छिद्रों का उपयोग छानने के लिए किया जा सकता है। प्राचीन काल में भी लोगों ने इस पद्धति को अपनाया। यदि जल एक बार छानने के बाद भी गंदा है तो अशुद्धियां फिल्टर पत्र का उपयोग करके अलग की जा सकती हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर वल्ली प्रश्न पूछ रही है, स्वच्छ जल पाने के लिए मुझे कपड़े की कितनी परतों का उपयोग करना होगा? पृष्ठ संख्या 165। क्रियाकलाप 9.4।
आइए प्रयोग करें। बिंदु 1। चित्र 9.10 में दिखाए अनुसार आप स्वयं फिल्टर पत्र मोड़कर उसका एक शंकु कोण बनाने का प्रयास करें। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में चित्र 9.10 में शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना सिखाया जा रहा है। सबसे पहले भाग में एक फिल्टर पत्र लें, फिर दूसरे भाग में उसकी एक तह लगाएं, यानी उसे बीच में से फोल्ड करें। तीसरे भाग में दो तह लगाएं, यानी कि दूसरा फोल्ड करें, और चौथे भाग में उसे एक शंकु कोण की शक्ल दें। आपके फिल्टर पत्र का कोण या शंकु अब तैयार है। बिंदु 2। इसे एक शंक्वाकार फ्लास्क पर रखी कीप फनल के अंदर रखें और इसमें मटमैला पानी डालें। चित्र 9.11। इस पृष्ठ के मध्य भाग में जो चित्र 9.11 दिया गया है, वो निस्यंदन फिल्ट्रेशन का एक अच्छा उदाहरण है। इस चित्र के पहले भाग में एक कीप फनल के ऊपर फिल्टर पत्र को सही ढंग से टिकाया गया है, और इसी चित्र के दूसरे भाग में एक शंक्वाकार फ्लास्क के ऊपर त्रिपाद स्टैंड रखकर इस फिल्टर पत्र के अंदर मटमैला पानी डाला गया है। बिंदु 3। आपने क्या अवलोकन किया? क्या मिट्टी के कण फिल्टर पत्र से होकर निकल जाते हैं? बिंदु 4। कीप से निकलने वाला जल शंक्वाकार फ्लास्क में एकत्रित हो जाएगा। बिंदु 5। आपको फिल्टर पत्र पर अवशेष के रूप में मिट्टी और शंक्वाकार फ्लास्क में निस्यंद के रूप में स्वच्छ जल मिलेगा। और भी जानें, फिल्टर पत्र के अतिरिक्त कपास, चारकोल, रेत इत्यादि अनेक सामग्रियों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। निस्यंदक का चुनाव पृथक की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। पृष्ठ संख्या 166। क्रियाकलाप 9.5। आइए डिजाइन करें और बनाएं। वल्ली अपनी दादी जी के साथ प्रकृति की सैर पर जाती है और एक तालाब से थोड़ा जल एकत्रित करती है। उसे जल में कुछ अवांछित पदार्थ दिखाई देते हैं। कम लागत की सामग्रियों का उपयोग करके जल के निस्यंदन के लिए एक कार्यकारी मॉडल की योजना बनाएं और इसका निर्माण करें। क्या आप जानते हैं, टी बैग, चाय की पत्ती की थैली पहले रेशम जैसे मुलायम कपड़ों से बनाई जाती थी, क्योंकि ये चाय की पत्ती को रोक लेती थीं और जल इनके आर पार निकल सकता था। रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं था। बाद में लोग जाली या मलमल के कपड़े का उपयोग करने लगे। अंततः उन्होंने फिल्टर पत्र का उपयोग करना आरंभ किया, जिससे आजकल अधिकांश टी बैग बनाए जाते हैं। मल्ली और वल्ली अपने दादाजी और उनके मित्र ओट्टुकम के साथ पास की नदी में नौका विहार के लिए जाते हैं। ओट्टुकम एक मछुआरे हैं। जैसे ही वे मछली पकड़ने का जाल डालते हैं, तो पानी जाल से बाहर बह जाता है। वल्ली को पहले सीखी हुई निस्यंदन की विधि का स्मरण हो आता है और वो समझती है कि मछली पकड़ने की ये विधि बहुत कुछ उसी के समान है। मल्ली जाल में फंसी मछलियों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी बोतलें, खाद्य सामग्रियों के पैकेट और एक बड़ी मछली के मुंह में फंसी प्लास्टिक की नली देखकर स्तब्ध हो जाता है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में मल्ली और वल्ली अपने दादाजी तथा उनके मित्र ओट्टुकम के साथ पास ही की एक नदी में नौका विहार के लिए जाते हुए दर्शाए गए हैं। परंतु जैसे ही मछुआरे ओट्टुकम अपना मछली पकड़ने वाला जाल पानी में डालकर उसे बाहर निकालते हैं, तो ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि उस जाल में मनुष्यों द्वारा प्रयोग में लाई गई प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी हुई बोतलें, खाद्य सामग्रियों के पैकेट और एक बड़ी मछली के मुंह में फंसी हुई प्लास्टिक की नली है। ये तो वाकई ही चिंताजनक विषय है। पृष्ठ संख्या 167। आइए नदी और महासागरों में प्रदूषण के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कविता की रचना करें। यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं, इनमें कुछ और पंक्तियाँ जोड़ें। समुद्र में तैरती थी छोटी मछली कोई लाज, नन्ही सी प्यारी सी थी वो सबकी खास।
एक दिन प्लास्टिक का एक बड़ा टुकड़ा बहता हुआ आया। गर्दन कोई लाश की फंस गई, दर्द ने उसे तड़पाया। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। मम्मी मछली रोए और पापा पुकारे कोई लाश, पर धीरे धीरे बंद हो गईं उसकी आंखें आज। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। प्रदूषण से भरे महासागर, मछलियां दम तोड़ रहीं। हमारे गलत कार्यों के कारण अब नन्ही कोई लाश नहीं रही। जल है जीवन का आधार, प्रदूषण से ना करो इसे बेकार। इसको बचाना है सबकी जिम्मेदारी, यही तो है सबसे बड़ी समझदारी। इस पृष्ठ के मध्य भाग में नन्ही कोयलास मछली के 2 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में नन्ही मछली कोयलास प्लास्टिक की थैली से अपनी मृत्यु का नजारा स्वयं देख रही है। जल में इतना प्रदूषण है आजकल कि जल के प्राणी जीवित नहीं बचे हैं बाकी। अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें। आपके घर में कटोरे में रखा हुआ दूध फट गया है। अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें कि आप इसे किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप पृथक्करण की किस विधि का प्रयोग करेंगे? मल्ली और वल्ली अपने दादा दादी जी का आशीर्वाद लेते हैं और बालन को शुभकामनाएं देकर मध्य प्रदेश के नगर भोपाल की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रेलगाड़ी जब भोपाल पहुंचती है, उस समय तीव्र धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है। वे मौसी के घर की ओर जाते समय एक ढाबे में छाछ पीते हैं। मल्ली ढाबे की दीवार पर लटकी बड़ी सी पेंटिंग के बारे में दुकानदार से पूछता है। दुकानदार बताता है कि चित्र में घरों में एक बड़ी मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिसे मथना कहते हैं। इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन ऊपर तैरता है, जबकि छाछ नीचे रह जाती है। इस पृष्ठ के सबसे निचले भाग में दाईं ओर एक स्त्री मथनी का प्रयोग करके छाछ में से मक्खन अलग कर रही है, यानी छाछ में से मक्खन को पृथक कर रही है। पृष्ठ संख्या 168। मौसी के घर पर उनका प्रवास आनंदमय रहा और वे घर लौटने पर अपनी सभी यादें अपने मित्रों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। अब उनका अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंचने का समय आ गया है। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर मल्ली प्रश्न कर रहा है, क्या आप रसोई घर में पाए जाने वाले एक उपकरण का नाम बता सकते हैं जो बिजली से चलता है और छाछ तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? शिलोंग में अपनी बुआ के घर पहुंचते ही वे एक बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते देखते हैं। काम करते समय उससे अचानक कुछ लोहे की कीलें लकड़ी के बुरादे में गिर जाती हैं। इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक बढ़ई गलती से कुछ लोहे की कीलें लकड़ी के बुरादे में गिरा देता है और ये सब कुछ मल्ली और वल्ली के सामने हो रहा है। अब बढ़ई हाथ से लोहे की कीलों को निकालने लगता है। बच्चे बढ़ई से रुकने के लिए कहते हैं। वे अपनी बुआ से चुंबक लेते हैं। वे बढ़ई से कहते हैं कि इस चुंबक को लकड़ी के बुरादे पर घुमाइए। सारी कीलें चुंबक से आकर्षित होकर उस पर चिपक जाती हैं। चित्र 9.12। बढ़ई ने पृथक्करण की किस विधि का उपयोग किया? चुंबकों को जाने अध्याय का स्मरण करें। वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने को चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। पृष्ठ संख्या 169। और भी जाने। आजकल पुनर्चक्रणकर्ता रिसाइक्लर्स अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। कई उद्योगों के अपशिष्ट में प्रायः अनुपयोगी लोहे की कतरनें स्क्रैप आयरन होती हैं। इस क्रेन में लगे चुंबक का उपयोग करके अपशिष्ट सामग्री के ढेर से अलग किया जाता है। अनुपयोगी लोहे की कतरनों का पुनर्चक्रण करके उन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इस चित्र में एक क्रेन से लटकते चुंबक द्वारा
लोहे की वस्तुओं को पृथक करता हुआ दर्शाया गया है। मल्ली और वल्ली की छुट्टियां आनंदमयी रहीं। उनकी ये मनोरंजक भारत की यात्रा उनकी स्मृतियों में स्थायी रूप से रहेगी। उन्होंने न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जानने का आनंद लिया, बल्कि पदार्थों को पृथक करने की विभिन्न विधियों का भी ज्ञान प्राप्त किया। क्रियाकलाप 9.6 आइए खेल खेलें। इन वाक्यांशों को कागज की छोटी पर्चियों पर लिखें। 1. दालों से छोटे कंकड़ पृथक करना। 2. दही मथकर मक्खन प्राप्त करना। 3. पके हुए दलिये या पोहे से हरी मिर्च निकालना। 4. तरबूज से बीज निकालना। 5. निर्माण सामग्री के मिश्रित ढेर से लकड़ी के बुरादे और लोहे की कीलों को पृथक करना। 6. माला बनाने के लिए विभिन्न फूलों के ढेर में से गेंदे के फूल चुनना। 7. रेत से कंकड़ पृथक करना। 8. चावल के आटे में से नारियल के टुकड़े पृथक करना। 9. पानी से तेल पृथक करना। 10. नमक के विलयन से नमक पृथक करना। पृष्ठ संख्या 170। 2 टोकरियां लें। इनमें से प्रत्येक उन 2 प्रयोजनों में से एक को प्रदर्शित करती है जिनके लिए हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। 2 दल बनाएं और पता लगाएं कि कौन सा दल अधिकतम सही प्रविष्टियां प्रस्तुत कर पाता है। सोचें और आरंभ करें। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में 2 टोकरियों के चित्र दिए गए हैं। पहली टोकरी पर लिखा है किसी एक अनुपयोगी अव्यय को हटाना और दूसरी टोकरी पर लिखा है 2 भिन्न लेकिन उपयोगी अवयवों को पृथक करना। ये क्रियाकलाप आपके इस बोध का आकलन करने में सहायता करेगा कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। प्रमुख शब्द: मथना, निस्तारण, वाष्पीकरण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, चुंबकीय पृथक्करण, मिश्रण, अवसादन, छानना, थ्रेशिंग, ओसाई, सृजन करना, योजना बनाना, प्रयोग करना, अन्वेषण करना, निष्कर्ष निकालना, जांच करना, अवलोकन। पृष्ठ संख्या 171। सारांश: मुख्य बिंदु। बिंदु 1, हस्तचयन हाथ से चुनने प्रक्रिया का उपयोग मिश्रण में से ठोस पदार्थों को उनके आमाप, रंग और आकृति के आधार पर पृथक करने के लिए किया जाता है। बिंदु 2, वो प्रक्रिया जिसमें अनाज के पूलों को पीटकर उनमें से अनाज पृथक किया जाता है, थ्रेशिंग कहलाती है। बिंदु 3, बहती हवा या पवन का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अनाज से पृथक करने की विधि ओसाई, विनोइंग कहलाती है। बिंदु 4, एक चालनी का उपयोग करके कणों के आमाप में भिन्नताओं के आधार पर मिश्रण से ठोस पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया छानना कहलाती है। बिंदु 5, वाष्पीकरण या वाष्पन वो प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव अपने वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रयोग एक द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। बिंदु 6, किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील अवयव के जमा हो जाने की प्रक्रिया अवसादन, सेडिमेंटेशन कहलाती है। जब बर्तन को तिरछा कर द्रव को निकाल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तारण, डिकेंटेशन कहते हैं। बिंदु 7, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन का उपयोग अघुलनशील ठोस अवयवों को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है। बिंदु 8, मथनी का उपयोग दही से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। बिंदु 9, चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण करने की प्रक्रिया चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। एक खेल खेलिए। बुद्धिमान मछली। स्थानीय रूप से उपलब्ध पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से अपनी मछली पकड़ने की छड़ी तैयार करें। छड़ी के एक सिरे पर धागा बांधें और धागे के मुक्त सिरे पर चुंबक बांधें। टैंक 1 में लाल गत्ते की मछलियां और टैंक 2 में नीले गत्ते की पर्चियां हैं जिन पर लोहे के क्लिप लगे हैं। छड़ी द्वारा पहले एक लाल मछली निकालें जो किसी पृथक्करण विधि का प्रतिनिधित्व करती है। फिर
इससे संबंधित नीली पर्ची निकालें। अपने मित्रों पर ध्यान दें। क्या वे इसे सही ढंग से खेल रहे हैं? पृष्ठ संख्या 172। पहले मुझे पकड़ें और फिर मुझे। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में टैंक 1 और टैंक 2 के दो अलग-अलग चित्र दिए गए हैं। टैंक 1 के अंदर लाल गत्ते की मछलियां बनी हुई हैं, जिनके ऊपर लिखा है निस्यंदन, निस्तारण, संघनन, हस्तचयन, मथना, वाष्पीकरण, ओसाई, अवसादन, छानना, थ्रेशिंग, चुंबकीय पृथक्करण। और टैंक 2 के अंदर नीले गत्ते की पर्चियां लगी हुई हैं, जिनके ऊपर लिखा है चुंबकीय गुणों में भिन्नता, ठोस के कणों के आकार में अंतर, दही से मक्खन निकालना, पानी और तेल का मिश्रण, भारी कणों का नीचे बैठना, समुद्र जल से नमक अलग करना, फूलों को पीटकर अनाज के दानों को अलग करना, अघुलनशील कणों का निस्यंदन होकर अवशेष रहना, जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना, बड़े कणों को हाथ से चुनना और मिश्रण के हल्के अवयव को फूंक मारकर पृथक करना। आपको लाल गत्ते की मछलियों पर लिखे गए विषयों को नीले गत्ते की सही पर्चियों से मिलान करना है। आइए और अधिक सीखें। 1. पृथक्करण विधि के रूप में हस्तचयन का क्या प्रयोजन है? क. निस्यंदन, ख. छटाई, ग. वाष्पन या घ. निस्तारण। 2. इनमें से किन पदार्थों का पृथक्करण मथना विधि से किया जाता है? क. तेल का पानी से, ख. रेत का पानी से, ग. मक्खन का दूध से या घ. ऑक्सीजन का वायु से। पृष्ठ संख्या 173। 3. निस्यंदन के लिए इनमें से कौन सा कारक प्रायः अनिवार्य होता है? क. उपकरण का आकार, ख. वायु की उपस्थिति, ग. छिद्रों का आकार या घ. मिश्रण का तापमान। 4. कारण देते हुए बताएं कि इन कथनों में सही और गलत कौन-कौन से हैं। असत्य कथनों को सही करके लिखें। क. नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश में या धूप में रखकर नमक को इससे पृथक किया जा सकता है। बताइए, ये कथन सही है या गलत? अगर गलत है, तो इसका सही कथन क्या होगा? ख. जब एक अवयव कम मात्रा में हो, तभी हस्तचयन का उपयोग होता है। क्या ये कथन सत्य है? ग. मुरमुरे और चावल के दानों के मिश्रण को थ्रेशिंग द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्या ये कथन सही है? घ. सरसों के तेल और नींबू पानी के मिश्रण को निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। बताइए, ये कथन सही है या गलत? अगर गलत है, तो इसका सही कथन क्या होगा? अंग. छानने की विधि का उपयोग चावल के आटे और पानी को पृथक करने में होता है। बताइए, ये कथन सही है या फिर गलत? 5. स्तंभ 1 में दिए गए प्रत्येक मिश्रण को स्तंभ 2 में उपयुक्त पृथक्करण विधि से मिलान करें। स्तंभ 1 के विषय हैं क. बेसन और काले चने का मिश्रण, ख. चौक पाउडर और पानी का मिश्रण, ग. भुट्टे और आलू का मिश्रण, घ. लोहे के चूरे और बुरादे का मिश्रण, अंग. तेल और पानी का मिश्रण। और स्तंभ 2 के पृथक्करण विधियां हैं: 1. हस्तचयन, 2. चुंबकीय पृथक्करण, 3. निस्तारण, 4. छानना और 5. निस्यंदन। 6. किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे? 7. नासिका में बालों की उपस्थिति को आप किस पृथक्करण प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं? 8. कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के समय हम सभी ने मास्क पहने थे। सामान्यतया वे किस सामग्री से बने होते हैं? आपके मुंह और नथुनों, नाक को ढकने में मास्क की क्या भूमिका है? 9. आपको आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया है।
इस मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कीजिए। 10. अग्रलिखित बुद्धिमान लीला शीर्षक कहानी पढ़ें। इसमें यत्र तत्र आए 2 वैकल्पिक शब्दों में से सबसे उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। अपनी पसंद से अनुच्छेद का कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक दें। पृष्ठ संख्या 174। लीला अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी जब उसे ध्यान आया कि वे पीने का पानी घर पर ही छोड़ आए हैं। इससे पहले कि उसके पिता को प्यास या भूख लगे, वो पास के तालाब से पानी और अनाज लेने गई। डिब्बे में पानी लेने के बाद उसने ध्यान दिया कि पानी मटमैला है और पीने के लिए योग्य या अयोग्य है। पानी शुद्ध करने के लिए उसने पानी को कुछ समय के लिए रख दिया और उसके बाद मटमैले पानी को कागज अथवा मलमल के कपड़े से निस्यंदित किया अथवा मथा। तब लीला ने पानी को 10 मिनट तक ढके बर्तन में ठंडा किया अथवा उबाला। ठंडे अथवा उबले पानी को उसने दोबारा से निस्यंदित किया अथवा मथा और उसने पानी पीने योग्य अथवा अयोग्य बनाया। ये पानी उसने अपने पिताजी को दिया। उन्होंने लीला को आशीर्वाद दिया और उसके इस प्रयास की सराहना की। आगे भी सीखें। बिंदु 1, अभिभावकों के साथ मनोरंजन। हमें अपनी भारतीय विरासत पर गर्व है। अपने बड़ों की देखरेख में पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग कर घर पर कुछ हर्बल उपचार तैयार करने का प्रयास करें, जैसे तुलसी का काढ़ा। हर्बल काढ़ा बनाने में आप किस पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे? बिंदु 2, रंगमंचीय नाटक। कल्पना करें कि मल्ली आप हैं और आपकी मित्र वल्ली है। पदार्थों के पृथक्करण की विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालते हुए संपूर्ण भारत के भ्रमण को प्रस्तुत करने के लिए संवाद लिखें। अपने विद्यालय की सभा में नाटक प्रस्तुत करें। बिंदु 3, सामूहिक क्रियाकलाप। एक सप्ताह के अंतर्गत आपके द्वारा अपनाई गई, अपने परिवेश में देखी गई, अपने परिवेश में जानी गई पृथक्करण की विधियों की सूची बनाएं। इन विधियों का उपयोग करने के पीछे का कारण बताएं और जिस विधि का आपने सबसे अधिक उपयोग किया है या उसे जाना है, उसे अभिलेखित करें। अपने और अपने समूह के सदस्यों के अवलोकनों की तुलना करें। बिंदु 4, अपने समुदाय के दिग्गज बने। कूड़ा बीनने वाले का साक्षात्कार लें। उसके द्वारा उसके दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली पृथक्करण की विधियों का अध्ययन करें। अपने समुदाय के 14 साल से छोटी उम्र के बच्चों को आसपास के विद्यालय जानने के लिए प्रेरित करें। रिपोर्टर बने। आपके समुदाय में उपयोग की जाने वाली विभिन्न पृथक्करण की विधियों, जैसे खेतों में या निर्माण स्थलों में के समाचारों की कतरने और लेखों को एकत्रित करें। किसी स्थानीय किसान द्वारा उपयोग की जाने वाली नवीनतम कृषि पृथक्करण विधियों के विषय में जानने के लिए उनका साक्षात्कार लें। पृष्ठ संख्या 175। बिंदु 1, वैज्ञानिक की तरह सोचें। आपको एक मिश्रण दिया गया है जिसमें लोहे की कीलें, रेत, काली मिर्च, कंकड़, सादा नमक और पानी है। मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए आप किन-किन चरणों का पालन करेंगे? दिए गए चरण आपको वैज्ञानिक की तरह सोचने में सहायता करेंगे। चिंतन प्रक्रिया के चरण। मैं रिक्त स्थान अवलोकन करता अथवा करती हूँ। मैं विस्मित हूँ कि रिक्त स्थान। आप संभवतः इस प्रकार के कुछ प्रश्नों के विषय में सोच रहे होंगे, जैसे मैं पहले किस अवयव को पृथक करूं? मैं पहले किस पृथक्करण विधि का उपयोग करूं? हम इन अवयवों को प्रभावी रूप से कैसे पृथक कर सकते हैं? क्या कुछ अवयव पानी में घुलनशील होंगे? अवयव के कौन से गुण हमें उन पृथक्करण में सहायक होंगे? सबसे उपयुक्त क्रम क्या है? क्रियाकलाप के चरण। बिंदु 1, मेरे मन में उठे प्रश्नों के संभावित उत्तर हैं रिक्त स्थान। बिंदु 2, मैंने पृथक्करण की इन विधियों को प्रदर्शित किया। रिक्त स्थान। बिंदु 3, मेरे निष्कर्ष हैं
रिक्त स्थान। संकेत। दो से अधिक अवयवों के मिश्रण में अवयवों को पृथक करने के लिए पृथक्करण की कई विधियों का संयोजन करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। वाचन स्वर ममता मलकानी, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खां, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।